डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने स्टेप वाइज एंड ओवरऑल कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया और लास्ट में हमने रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वो जनरली आता है आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अंदर। अब यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक स्टेबिलिटी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली कॉम्प्लेक्स हमारा, अगर हम थर्मोडायनेमिक सेंस में देखा जाए तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या तो स्टेबल हो सकता है, ठीक है, या अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें तो काइनेटिक स्टेबिलिटी की सेंस में हम कॉम्प्लेक्स को इधर लेबाइल कहते हैं या इनर्ट कहते हैं। ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, लेबाइल कॉम्प्लेक्स एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये चीज क्या है, स्टेबल, अनस्टेबल, लेबाइल, इनर्ट क्या है, ये सब टर्म हमारा अराइज हुआ है कि आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितना जल्दी करता है। ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स undergoes substitution reaction rapidly, then the complex is labile, या उसको हम अनस्टेबल कह सकते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो दिखाता है, ठीक है, इसको हम लेबाइल कह सकते हैं या इसको हम अनस्टेबल कह सकते हैं इन द थर्मोडायनामिक सेंस, या इसको हम अगर स्लो दिखा रहे हैं तो इनर्ट कहते हैं या इसको स्टेबल कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टेबल, अनस्टेबल या लेबाइल और काइनेटिक क्या चीज है। लेकिन यहां पे जो कॉम्प्लेक्स, इफ ए कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल अंडर थर्मोडायनामिक सेंस, अगर आपका कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकली अगर स्टेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो काइनेटिक भी इनर्ट हो। ठीक है, इफ ए कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल अंडर थर्मोडायनामिक सेंस देन इट इज नॉट नेसेसरी that the complex will be inert under kinetic sense। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका थर्मोडायनामिकली स्टेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो काइनेटिकली भी स्टेबल हो। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे कि वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल मिलेंगे लेकिन वो काइनेटिक स्टेबल नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, फिर इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जो डिटेल में डिस्कस करना है वो आपकी सिलेबस के हिसाब से आपका लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अगर बाद में जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, वाटर एक्सचेंज होगा, हाइड्रोलिसिस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या आइसोमराइजेशन रिएक्शन मैकेनिज्म जब आप स्टडी करेंगे, वहां ये वाला जो पॉइंट्स है, ये वाले जो काइनेटिक स्टेबिलिटी, इनर्ट या लेबाइल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट, वहां पे आपको बहुत काम में आ जाएंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा टेट्रासाइक्लोन्यूक्लियेट कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, NiCN4 2 नेगेटिव की अगर हम बात करें, ठीक है, टेट्रासाइक्लोन्यूक्लियेट कॉम्प्लेक्स की बात करें, या अगर हम हेक्सासाइनो मैग्नेट की बात करें,
या हम अगर हेक्सासाइनोक्रोमेट की बात करें, ये तीनों कॉम्प्लेक्स अगर आप देखा जाए तो ये वाला कॉम्प्लेक्स या ये कॉम्प्लेक्स मैग्नेट टेट्रा हेक्सासाइनो मैग्नेट टेट्रा हेक्सासाइनोक्रोमेट या हेक्सासाइनो मैग्नेट हेक्सासाइनोक्रोमेट या टेट्रासाइनोनिक्लेट, या ये सारा कॉम्प्लेक्स अगर आप देखा जाए तो ये क्या है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। ठीक है, अंडर द थर्मोडायनामिक सेंस ये चारों कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, स्टेबल है। ठीक है, लेकिन जब हम काइनेटिक की बात करते हैं, जब हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, काइनेटिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इन कॉम्प्लेक्स में हमें देखा गया है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड है वो क्या है, डिफरेंट है। टेट्रासाइनोनिक्लेट रेट ऑफ एक्सचेंज साइनेट का, अगर हम रेडियो लेबलेट साइनेट से अगर हम इसकी लिगेंड एक्सचेंज करें तो इसका रेट अलग है। हेक्सासाइनोमैग्नेट का अलग रेट से, अलग स्पीड से वो क्या करता है, साइनेट हमारा एक्सचेंज करता है। हेक्सासाइनोक्रोमेट अलग रेट से हमारा लिगेंड क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो काइनेटिक में हम क्या देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की कितने स्पीड से वो रिएक्शन होता है, वो हम काइनेटिक स्टेबिलिटी में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं इन कॉम्प्लेक्स के, तो यहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, लिगेंड यहां पे हमने एक्सचेंज किससे करना है, हमें यहां पे रेडियोलेवलेट साइनेट से। इस वाले साइनेट से जब हमने यहां पे जो साइनेट है इनकी रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन को स्टडी किया, तो काइनेटिकली ये चारों कॉम्प्लेक्स हमारा अलग स्पीड से, अलग रेट से हमारा लिगेंड एक्सचेंज करते हुए ऑब्जर्व किया गया है। लेकिन अंडर थर्मोडायनामिक सेंस, थर्मोडायनामिकली ये तीनों स्पीशीज क्या है, ये तीनों कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है। तो हम इसका अगर रेट ऑफ एक्सचेंज देखेंगे साइनेट का, तो पहला कॉम्प्लेक्स NiCN4 टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 का माइनस। ठीक है, जब हमने इसका रेट ऑफ एक्सचेंज स्टडी किया विथ रेडियोलेवलेट कार्बन साइनेट से, ठीक है, टोटल इधर हमारा 4 साइनेट है, तो 4 हमें रेडियोलेवलेट साइनेट हमें यूज करना होगा। जब हमने इनकी रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन स्टडी किया तो हमें मिला कि यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेंगे Ni। अब यहाँ पे ये वाला नॉर्मल साइनेट ये रेडियोलेवलेट साइनेट से क्या होगा, एक्सचेंज होगा 14CN4 2 माइनस। ठीक है, प्लस ये वाला 4 साइनेट आपके क्या नॉर्मल साइनेट क्या होंगे, बाहर होंगे। ठीक है, जब हमने इस वाले रिएक्शन का, क्योंकि हम इसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये काइनेटिकली कितना स्टेबल है, तो हमें मिला इसका हाफ लाइफ जो है इस रिएक्शन का, ये हाफ इस रिएक्शन का हमें मिला ये अराउंड 30 सेकंड। ठीक है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ साइनेट आयन from this tetracyanonucleate, the half life of this reaction are 30 सेकंड। 30 सेकंड में ये वाला रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जब हमने दूसरे कॉम्प्लेक्स का स्टडी किया हेक्सासाइनो मैग्नेट का, जब हमने इसका रेट ऑफ एक्सचेंज स्टडी किया तो यहां पे हमें मिला, यहां पे 6CN है, 614CN। तो यहां पे इस रिएक्शन का हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स क्या बनेंगे, अब यहां पे जो हमारा नॉर्मल साइनेट आयन है वो एक्सचेंज होंगे हमारा रेडियोलेवलेट साइनेट आयन से। ठीक है, 6 3 प्लस हमारा 6 साइनेट आयन बाहर होंगे। इस रिएक्शन का जब हमने हाफ लाइफ देखा तो इस रिएक्शन का हमारा हाफ लाइफ जो है T1/2, हाफ लाइफ अराउंड 1 आवर के अराउंड हमें देखने को मिला। ठीक है, इसका कितना मिला हमें हाफ रिएक्शन 1 आवर के अराउंड।
तो जब हमने हमारा लास्ट कॉम्प्लेक्स का जब हमने देखा कि ये रेट ऑफ एक्सचेंज या इसकी स्पीड, हमारा हेक्सासाइनोक्रोमेट कॉम्प्लेक्स की जब हमने स्टडी किया CrCN6 3-, ठीक है, इसका जब हमने रेट ऑफ एक्सचेंज स्टडी किया विथ रेडियोलेवलेट साइनेट आयन, तो यहां पे हमें कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म होंगे, क्रोमेट रहेंगे, ये हमारा CN जो है वो रेडियोलेवलेट साइनेट से एक्सचेंज होंगे 14CN6 3-, इसके साथ आपका बाहर होंगे 6 नॉर्मल साइनेट आयन। तो इस रिएक्शन का जब हमने हाफ लाइफ देखा तो इसका हाफ लाइफ आपको अराउंड आ रहा है 24 डेज, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आपका कॉम्प्लेक्स अगर थर्मोडायनामिकली अगर आपका स्टेबल है तो वो काइनेटिक भी स्टेबल होंगे। तो जब हमने ये तीनों कॉम्प्लेक्स आपका थर्मोडायनामिकली क्या है, स्टेबल है। जब हमने इसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात किया, काइनेटिक स्टेबिलिटी हमारा क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड की लिगेंड कितना जल्दी आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है दूसरे लिगेंड से, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी या इनर्टनेस या अनस्टेबल और लेवल। तो हमने जब इनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी देखा तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जब हमने एक्सचेंज रेडियोलेवलेट साइनेट से रेट ऑफ रिएक्शन को जब हमने स्टडी किया तो ये तीनों हमारा कॉम्प्लेक्स डिफरेंटली बिहेव कर रहा था, ठीक है। जब हम टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट की बात करते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपका 30 सेकंड में ये रिएक्शन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, ठीक है। बाद में हमने हेक्सासाइनोमैग्नेट का हमने जब देखा तो इसका हाफ लाइफ 1 आवर है। इसी तरह जब हमने हेक्सासाइनोक्रोमेट का देखा तो इसका हाफ लाइफ 24 डेज तक इसका एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि ये काइनेटिकली ये सारा कॉम्प्लेक्स हमारा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ऑल द थ्री कॉम्प्लेक्सेस आर थर्मोडायनामिकली स्टेबल। तीनों कॉम्प्लेक्स अगर थर्मोडायनामिकली अगर हम देखा जाए तो क्या है, ये स्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली ये तीनों क्या कर रहा है, अलग बिहेव कर रहा है, डिफरेंटली बिहेव कर रहा है कि कुछ जल्दी रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन दिखा रहा है, कुछ स्लो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां से फिर हमें यह पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकली स्टेबल है वो जरूरी नहीं है कि वो काइनेटिकली भी क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। तो यहां पे जो नॉर्मल एक कन्वेंशन रखा गया है कि जो हमारा काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन सा है या स्टेबल कौन सा है थर्मोडायनामिकली, या इनर्ट कौन सा है या स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल, लेबाइल, स्टेबल एंड काइनेटिकली आपका क्या होगा, स्टेबल का स्टेबल थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा तो काइनेटिकली वो क्या रहेंगे, इनर्ट रहेंगे, ठीक है। तो जनरल एक थंब ऑफ रूल बना गया है, ठीक है। एक थंब रूल है कि हम किस कॉम्प्लेक्स को हम इनर्ट कहेंगे या किस कॉम्प्लेक्स को हम लेबाइल कहेंगे। रूल ऑफ थंब is that those complex, ताकि यहां क्या हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपका रिलेटिव है। जो अगर काइनेटिकली लेबाइल होगा तो वो इनर्ट नहीं होंगे, इनर्ट होगा तो वो लेबाइल नहीं होंगे। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक रूल बनाया गया है कि जो कहता है कि दोस कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस देन 1 मिनट में अगर देता होगा तो वो आपका लेबाइल है, और अगर आपका मोर देन 1 मिनट अगर उस एक्सचेंज रिएक्शन को लेता है तो वो आपका क्या है, काइनेटिकली इनर्ट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए रूल ऑफ थंब इज दैट दोस कॉम्प्लेक्स दैट react completely within 1 मिनट। अगर आपका कॉम्प्लेक्स 1 मिनट में आपका कंप्लीटली क्या होता हो, रेक होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे,
1 मिनट, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट में आपका कंप्लीटली रेक होता होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, सच कॉम्प्लेक्स will be known as labile। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम labile कहेंगे। और अगर वो मोर देन 1 मिनट लेता होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर्ट कहेंगे। एंड दोज complex which take more than 1 minute is इनर्ट। तो यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा एक रूल बनाया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली आपका रेक होता होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लेबाइल कहेंगे। और अगर वो कॉम्प्लेक्स मोर देन 1 मिनट लेता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, इनर्ट कहेंगे। ठीक है, इनर्ट कहेंगे। तो अगर आपका हमने देखा कि कुछ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल था लेकिन वही काइनेटिकली अनस्टेबल है, ठीक है, जैसे कि हमारा टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट है। एक कॉम्प्लेक्स है कि अगर हम हेक्सा अमाइनो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, काइनेटिकली ये स्टेबल है लेकिन ये थर्मोडायनामिकली क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है। काइनेटिकली हम इसको स्टेबल नहीं कहेंगे, इसको इनर्ट कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको थर्मोडायनामिकली ये क्या मिलेगा, अनस्टेबल मिलेंगे। ठीक है, अनस्टेबल मिलेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स आपका थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा वो काइनेटिकली भी स्टेबल होंगे, और जो थर्मोडायनामिकली आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, तो वो काइनेटिकली भी स्टेबल होंगे। तो यहां ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ कॉम्प्लेक्स आपका काइनेटिकली स्टेबल है और कुछ थर्मोडायनामिकली स्टेबल है या वो काइनेटिकली अनस्टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो काइनेटिक स्टेबिलिटी में आपका लाबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लबाइल कॉम्प्लेक्स क्या है और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, कौन से कॉम्प्लेक्स को हम लबाइल कहेंगे और कौन से कॉम्प्लेक्स को हम इनर्ट कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक सिंपल डेफिनेशन लेते हैं, लबाइल क्या है। ठीक है, लबाइल को हम ऐसे डिफाइन कर सकता है कि द कॉम्प्लेक्स इन विच लिगेंड सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस रैपिडली। ठीक है, द complex in which ligand takes place rapidly are known as labile। जिस कॉम्प्लेक्स में आपका अगर लीगेंड रैपिडली सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल आपका ये कॉम्प्लेक्स है Ml6, अगर इसको हम दूसरे लीगेंड के साथ रिएक्शन करें, फॉर एग्जांपल X, अगर ये रिएक्शन आपका ऐसे होंगे, ठीक है, L आपका बाहर आएंगे। अगर इस रिएक्शन में आपका इस लीगेंड के साथ सब्स्टिट्यूशन जल्दी होता होगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, लबाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, लबाइल कहेंगे। इस L का X के साथ सब्स्टिट्यूट अगर जल्दी होगा, हमने कहा है कि ये क्या है आपका लेस देन 1 मिनट में, 1 मिनट से अगर कम में ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होता है तो आपका क्या है, ये लबाइल कॉम्प्लेक्स है। तो इनर्ट क्या होंगे,
इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होंगे कि अगर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन जल्दी नहीं होता हो और लॉन्गर टाइम लेता होगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, इनर्ट कहेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स इन विच ligand substitution does not takes place rapidly, और हम इसको कह सकते हैं और take more time, और take या हम इसको कह सकते हैं take place very slowly is known as inert complex। inert means वो इतना जल्दी एक्टिव नहीं होता है ऐसे। अब यहां पे क्या होगा, ये वाला लिगेंड एक्सचेंज, इस एक्स का इसके साथ एक्सचेंज होना क्या होगा, वो मोर देन 1 मिनट होंगे। यहां पे क्या होगा, लेस देन 1 मिनट। ऐसे जहां पे अगर ज्यादा टाइम लेता होगा, वो स्लोली अगर रेक होता होगा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर्ट कहेंगे। अगर जल्दी वो अगर सब्स्टिट्यूट होता होगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, आपका लबाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल इनका छोटा सा डेफिनेशन है। इससे आपको आइडिया होंगे कि ये लबाइल कॉम्प्लेक्स कौन सा है या इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेबिलिटी या इनर्टनेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका लबाइल है या कौन सी कॉम्प्लेक्स लबाइल हो सकता है और कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि आपका लबाइलिटी और इनर्टनेस कैसे हम पता करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कौन से कैसे लिबाइल होंगे और कौन सा इनर्ट होंगे। तो इसके लिए आपके 2 थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। पहला थ्योरी है वो आपका स्टडी करता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के को इस्तेमाल करके लोगों ने ये कोशिश किया गया है कि हम कॉम्प्लेक्स को कैसे कॉम्प्लेक्स को हम लबाइल कहेंगे और कैसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर्ट कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में लो लाइंग डी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, इफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहते हैं, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में इफ द कॉम्प्लेक्स हैव लो लाइंग if the complex have low एमपीटी, यहां पे हमें ये लिखना होगा एमपीटी, खाली एमपीटी लो लाइंग डी ऑर्बिटल, such complex will act as labile complex। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स में एम्प्टी लो लाइंग डी ऑर्बिटल्स होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, लबाइल कहेंगे। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स में इफ द कॉम्प्लेक्स डस नॉट हैव एम्प्टी लो लाइंग डी ऑर्बिटल, देन सच कॉम्प्लेक्स विल एक्ट एज इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अब इसको समझाते हैं हम एक एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल आपका है VNH3 6 3+ हेक्साइमिन विनेडम कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहां पे विनेडम 3+ है, तो ये आपका D2 सिस्टम बनेंगे। ठीक है, D2 सिस्टम बनेंगे इसमें। तो अगर ये D2 सिस्टम बनेंगे तो कैसा आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आपका d ऑर्बिटल है। ठीक है, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 6 अमीन
जो अमोनिया है इस विनेडम के साथ क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ठीक है, आगे हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसे होंगे। एक तो यहां से ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पे आपका एक एमीन इधर आएंगे, एक एमीन इधर, एक एमीन s ऑर्बिटल। ये अगर 3d है तो ये 4s 4p, ठीक है, एक इधर एक इधर। इसी तरह हमारा टोटल 6 एमाइन जो ग्रुप है वो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जब ये हिस्सा लिया तो यहाँ पे हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉलो अप हो रहा है, D2 हो रहा है, एक 4s आ रहा है और p3 आ रहा है, D2sp3 मींस ये ऑक्टाहाइड्रल हाइब्रिडाइजेशन इसमें हमारा टेक पार्ट कर रहा है। तो हेक्साएमिन विनेडम कॉम्प्लेक्स में हमारा D2sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3d में हमारा एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी इसी को हम कहते हैं एम्प्टी लो लाइंग डी ऑर्बिटल। लो लाइंग मींस क्या होगा, जो ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा है, इन ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पीछे है। तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, लो लाइंग लो एनर्जी, हम इसको कह सकते हैं एम्प्टी लो लाइंग लो एनर्जी डी ऑर्बिटल। अगर वहां पे आपके कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम थर्मोडायनेमिकली अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लाबाइल कहते हैं। अगर यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बनेंगे, आपका कॉम्प्लेक्स इनर्ट बनेंगे। अब हेक्साएमिन वेनेडियम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे लो लाइंग डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये आपका थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली लेबाइल है। काइनेटिकली ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, लेबाइल कहेंगे। तो काइनेटिकली ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, लेबाइल है। लेबाइल होने का मतलब क्या है, ये जल्दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब देंगे कैसे, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जल्दी सब्स्टिट्यूट क्यों करेंगे, क्योंकि जो इनकमिंग लिगेंड है, लो लाइंग वाला जो ऑर्बिटल है, लो लाइंग डी ऑर्बिटल्स इनकमिंग लिगेंड्स के लिए जगह क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब लिगेंड सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूट होंगे तो दो, या तो आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो होंगे या तो आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होंगे। अगर SN2 होंगे तो आपके लिए ऑलरेडी यहां जगह क्या है, खाली है। खाली है तो वो क्या करेंगे, सिंपल आके इस वाले ऑर्बिटल पे अटैक करेंगे। तो कैसा आपका कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आपका ये मेटल है, ये X है, X मींस यहाँ पे लिगेंड है। टोटल आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे आपका क्या होंगे, 6 लिगेंड होंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड है। X मींस यहाँ पे क्या होगा, एमोनिया होगा। मेटल के पास क्या होगा, आपका विनेडम होंगे। तो अगर आपका यहाँ पे एक लिगेंड ऐसे आपका अप्रोच करता है, तो यहाँ पे अगर लो लाइंग डी ऑर्बिटल है तो ये वाला लिगेंड आराम से इस पे अप्रोच कर सकता है। अगर SN2 मैकेनिज्म होता है तो आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स बन, पहले जब ये लिगेंड यहाँ पे अटैच होंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका अगर SN2 मैकेनिज्म से अगर होता है तो ये आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसे आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। ऐसा आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्योंकि ये लिगेंड पहले इधर क्या होगा, अटैच होंगे। जब ये अटैच होंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये वाला क्या रहेगा, जो इंटरमीडिएट, ये आपका क्या बना है, इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। क्योंकि आपका 5 है, 1 2 3 4 5 और 2 एक ऊपर एक नीचे है तो पिरामिड की तरह है। नेक्स्ट आपका क्या होंगे, इसका प्रोडक्ट बनेंगे तो आपका ऐसा बनेगा
5 तो यहां क्या होंगे, x होंगे, और एक L से ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होंगे ऐसे। क्योंकि लो लाइंग डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये वाला लिगेंड की जो अटैक है वो आसानी से होता है, ये इजीली इसको क्या करता है, जगह प्रोवाइड करता है। ऐसे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे आपकी लबाइलिटी और इनर्टनेस को एक्सप्लेन करता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ आपका किसका, लबाइल कॉम्प्लेक्स का। अब ऐसे एक एग्जांपल हम देखेंगे इनर्टनेस का कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कैसे इनर्ट बनता है। तो अगर हम इनर्ट के एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो CrCN6 4- ये वाला हेक्सासाइनोक्रोमेट कॉम्प्लेक्स हम यहां पे लेंगे, ठीक है। तो यहां पे -1 साइनाइड पे आता है तो -4+2 रहेंगे, तो यहां पे Cr2+ होंगे, तो ये आपका D4 सिस्टम होंगे। क्या होंगे, ये आपका D4 सिस्टम होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां पे अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे पास 5d ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके बाद यहां पे s होंगे, इसके बाद यहां पे p होंगे, 3d 4s 4p, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो T2G वाला यहां पे फिल अप होंगे, क्योंकि साइनाइड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे एक क्या होगा, पेयर अप होंगे, ठीक है। टोटल आपके पास 6 साइनाइड आयन है, तो 6 साइनाइड आयन यहां से क्या होंगे, फिल अप होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर साइनाइड यहां पे क्या होंगे, फिल अप होंगे। यहां पे भी क्या हो गया आपका, यहां से D2 यहां से S, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका इस वाले कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, D2sp3। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे कोई लो लाइंग, नो लो लाइंग डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। यहां पे कोई आपका खाली लो लाइंग डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको काइनेटिकली, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम काइनेटिकली क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं, ठीक है, इनर्ट कहते हैं इसको। यहां पे अगर हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे और एक कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं कि ऐसे हाइब्रिडाइजेशन मींस अगर आपका इनर वाला डी ऑर्बिटल अगर आपका यहां पे हिस्सा ले रहा है तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर आपका sp3d2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसको हम आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बी कहते हैं, ठीक है। तो आउटर वाला जनरली आपका क्या रहता है, लबाइल रहता है, इनर वाला आपका इनर डी ऑर्बिटल वाला कुछ एक्सेप्शंस को लेके आपका इनर्ट रहते हैं, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे आपकी लेबलिटी और इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करता है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में लो लाइंग डी ऑर्बिटल होंगे तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जनरली लबाइल बिहेव करता है। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स में लो लाइंग ऑर्बिटल नहीं होंगे, अगर नहीं होगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जनरली क्या होता है, आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स जनरली इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी इस इनर्टनेस और लेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि एक एग्जाम्पल है कॉपर का CuH2O6 पॉजिटिव, ठीक है, CuH2O6 ये D9 सिस्टम है। क्या है, D9 सिस्टम। ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो ये इसका डी ऑर्बिटल अगर हम ड्रॉ करें तो D9 है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5
6 7 8 9, इसका सारा डी ऑर्बिटल क्या है, ऑक्युपाइड है। ठीक है, तो ये आउटर ऑर्बिटल वाला मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होंगे, फॉलो होंगे। यहाँ पे एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, फिर आगे वाला डी ऑर्बिटल, ऐसे इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होंगे। ठीक है, एक वाटर इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, 5 इधर और 6 इधर। तो इसमें sp3d2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन आपके क्या हो रहा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यहां पे कोई लो लाइंग डी ऑर्बिटल नहीं है, नो लो लाइंग डी ऑर्बिटल इस प्रेजेंट, इसमें कोई आपका क्या है, लो लाइंग डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स सबसे क्या है, मोस्ट लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स CuH2O6 आपका सबसे ज्यादा जो जल्दी रिएक्शन देता है वैसा कॉम्प्लेक्स है कि ये मोस्ट लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये होना क्या चाहिए था, आपका इनर्ट होना चाहिए, लेकिन आपका ये इनर्ट होना चाहिए, लेकिन ये सबसे जो जल्दी रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, ये आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आपका क्या कहते, देयरफॉर आपका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट है, ठीक है, दिस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज नॉट करेक्ट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस कंसेप्ट को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से। ठीक है, उसने ट्राई किया अपने से कुछ कॉम्प्लेक्स का कहा कि जिसमें लो लाइंग डी ऑर्बिटल होगा वैसे कॉम्प्लेक्स आपका क्या होंगे, लेबाइल होंगे, और जिसमें लो लाइंग डी ऑर्बिटल नहीं होंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या रहेंगे, इनर्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, ऐसे कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तो इनर्ट होना चाहिए, लेकिन ये मोस्ट लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो दूसरा थ्योरी यहां पे आपका एंट्री मारता है, वो है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे आपका एक्सप्लेन करता है लेबालिटी और इनर्टनेस का, लेबालिटी और इनर्टनेस को कैसे एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होता है क्या है कि इसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या करता है, क्रिस्टल हम कैलकुलेट करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जितना नेगेटिव वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा कॉम्प्लेक्स में, उतना आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इनर्ट बनता जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से आपके लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा क्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, व्हेन चेंज इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इन नेगेटिव। अगर आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से अगर आपका चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपका नेगेटिव में जाता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम देन सच कॉम्प्लेक्स विल बी नोन एज इनर्ट। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, इनर्ट कहेंगे। होता ये कैसे चेंज कैसे होंगे, आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, जब लीगेंड इस पे अटैक करेंगे तो जो हमने मैकेनिज्म दिखाया था, लीगेंड जब आपका कॉम्प्लेक्स पे आपका अटैक करेंगे तो आपका क्या बनेंगे, इसमें इंटरमीडिएट बनेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट बनेंगे तो इसका अपना क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा, इसका अपना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होंगे। जब लीगेंड कॉम्प्लेक्स पे अटैक करेंगे इंटरमीडिएट बनेंगे तो दूसरा जो लीगेंड यहां से रिलीज होने के बाद आपका क्या रहेंगे, आपका प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बनेंगे तो कॉम्प्लेक्स से आपका इंटरमीडिएट पे जाना, इंटरमीडिएट से आपका फाइनल प्रोडक्ट बनना।
अगर इस प्रोसेस में चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपका यहां पे प्रोडक्ट में नेगेटिव होगा, तो ऐसे में आपका कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, इनर्ट बनेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स, अगर ये प्रोसेस में अगर आपका प्रोडक्ट का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा या कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बनेंगे, आपका लबाइल बनेंगे। इफ नो चेंज इन crystal field stabilization energy or positive value is observed। अगर इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स से इंटरमीडिएट से में प्रोडक्ट पे जाते वक्त अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में कोई चेंज नजर नहीं आता है, या वहां पे अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आपको ऑब्जर्व होता है, तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, देन सच कॉम्प्लेक्स विल बी लाबाइल। अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपका पॉजिटिव रहता है या उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, लाबाइल कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप कहां से कैलकुलेट करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं ये वाला क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा था कि अगर लो लाइंग ऑर्बिटल रहेंगे तो वो लाबाइल रहेंगे, अगर लो लाइंग ऑर्बिटल नहीं रहेंगे तो वो इनर्ट रहेंगे ना। वहां कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ एक्सेप्शन जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप एक्सप्लेन करने की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कोशिश किया। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स से इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल प्रोडक्ट में जाते वक्त अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में अगर जो चेंज आ रहा है वो अगर नेगेटिव रहता है, तो वो कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट रहेंगे। ठीक है, अगर चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 होगा या पॉजिटिव में आता होगा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लाबाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। कुछ रूल्स है यहां पे कि डी इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा इनर्ट है कि या लाबाइल है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल्स की जब हम बात करें, इसमें जो सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, सिंपलेस्ट वे, द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड जिससे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इनर्ट है या लाबाइल है, वो क्या है, द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड इज टू सी द डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को देख के आप बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट है कि या लाबाइल है। तो यहां पे सबसे पहले हम 4d एंड 5d ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, क्योंकि 4d और 5d आपका क्या रहता है, हाईली डिफ्यूज रहता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स ये मोस्टली डिफ्यूज रहता है, आर मोर डिफ्यूजिंग। डी और 4d और 5d की अगर हम बात करें तो ये ऑर्बिटल बड़ा है, ठीक है, डिफ्यूज रहता है, तो इनकी इंटरेक्शन और आपकी लिगेंड की इंटरेक्शन क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। 5d ऑर्बिटल्स और 4d ऑर्बिटल्स जनरली हाईली डिफ्यूज रहता है, मोर डिफ्यूज रहता है, देयरफॉर दस इंटरेक्ट करता है आपका स्ट्रॉन्गली विथ लिगेंड ऑर्बिटल्स। जितना ये ज्यादा डिफ्यूज होगा तो वो आसानी से बाहर होंगे, तो आसानी से लिगेंड के ऑर्बिटल से ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर जितना भी डी और 4d और 5d ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या रहते हैं, मोस्ट ऑफ द
4d and 5d एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट। ये याद रखना है आपको। 4d और 5d ऑर्बिटल क्योंकि ये हाईली डिफ्यूज रहता है, तो लिगेंड और जो 4d और 5d ऑर्बिटल के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए जो भी 4d और 5d एलिमेंट, जो 4d और 5d वाले एलिमेंट्स जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो मोस्टली क्या बनाता है, आपका इनर्ट बनाता है। ये आपको पहला चीज याद रखना है कि 4d और 5d वाले एलिमेंट्स जनरली इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब हमारे पास बचा कौन सा, हाईली जो हमारा ट्रांजिशन मेटल में हमारा 3d सीरीज है। 3d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है तो हम वो डिस्कस करेंगे। 3d सीरीज, 4d सीरीज और 5d सीरीज को तो हमने कहा कि वो जनरली आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो 3d सीरीज में हम देखेंगे, ठीक है। 3d सीरीज में अब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि 3d सीरीज कैसे बिहेव करेंगे। तो 3d सीरीज में अगर हम देखें तो हमारा d ऑर्बिटल जो है वो ऐसे हमारा क्या होता है, डिवाइड होता है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में एक T2G बनाता है, एक Eg ऑर्बिटल बनाता है। ऐसे हमारा क्या रहता है, d ऑर्बिटल स्प्लिट अप होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड फील्ड। लिगेंड फील्ड जब इसको मिलता है तो ऐसे हमारा d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि अगर Eg ऑर्बिटल्स में जब भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि देखो ये ऐसे स्प्लिट अप हो जाता है, तो हमें पता है कि ये T2G वाला ऑर्बिटल है वो एनर्जी में डिक्रीज हो जाता है और ये Eg वाला लिटिल बिट एनर्जी में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, हायर एनर्जी आपको इसमें आ जाता है। जब इसका थोड़ा एनर्जी हायर हो जाता है तो ये इसमें लिटिल एंटी बॉन्डिंग करैक्टर आ जाता है। एंटी बॉन्डिंग करैक्टर आपका Eg वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में थोड़ा लिटिल बिट एंटी बॉन्डिंग करैक्टर आ जाता है, क्योंकि इसका एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन एवर, जब भी देयर आर इलेक्ट्रॉन्स present in Eg orbital, it forms labile complex। ऐसे में ये क्या बनाएंगे, आपका लबाइल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये आपको याद रखना है। जब भी d ऑर्बिटल में अगर Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी वो क्या बनेंगे, आपका लबाइल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि ये जो d ऑर्बिटल है, Eg ऑर्बिटल है, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। एनर्जी बढ़ने से उसमें क्या आ जाता है, आपका लिटिल बिट एंटी बॉन्डिंग करैक्टर आ जाता है। तो इसका स्टेबिलिटी क्या रहेगा, कम रहेंगे। तो जब स्टेबिलिटी कम रहेंगे तो आसानी से जो इनकमिंग लिगेंड है वो आसानी से क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग करैक्टर आने से यहां सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन विल बिकम इजी। यहां जो लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होना है वो इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये हायर एनर्जी होने से लिटिल बिट अनस्टेबिलिटी की ओर जाता है। तो ऐसे में आपका कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है, लबाइल बन जाता है। ये आपकी Eg ऑर्बिटल की बात हुआ। अब हम T2G ऑर्बिटल में देखेंगे कि कुछ कंडीशंस ऐसे हैं T2G ऑर्बिटल्स में जो आपकी इनर्टनेस बढ़ा देता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अगर आपका इफ 3 or more electron present in T2G ऑर्बिटल, हम बात किसकी कर रहे हैं, T2G ऑर्बिटल में अगर 3 होगा या पेयर अप होगा, 3 से ज्यादा होंगे, ठीक है, इट लेट्स टू इनर्ट कॉम्प्लेक्स।
तो वहां पे क्या बनाएंगे, आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर आपका मींस आपकी T2G ऑर्बिटल में अगर आपका इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाला कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, इनर्ट होंगे। ठीक है। अगर 3 से ज्यादा, इफ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स से कम भी होंगे, जैसे कि आपका D0 होगा, D1 हुआ, D2 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी अगर T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी आपका द कॉम्प्लेक्स क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स विल बी लेबाइल। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 3 से कम होंगे T2G ऑर्बिटल में, तभी आपका कॉम्प्लेक्स क्या बनेंगे, लेबाइल बनेंगे। ये दो याद रखना है। अगर EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल बनेंगे, क्योंकि एनर्जी आपका कॉम्प्लेक्स का बढ़ जाता है। अगर आपकी T2G ऑर्बिटल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, तो आपका कॉम्प्लेक्स इनर्ट बनेंगे। क्यों, देखते हैं। अगर आपकी T2G में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, ठीक है, या 0 होंगे, 3 से अगर कम होंगे, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो लेबाइल बनेंगे। क्यों बनेंगे, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है तो इनकमिंग लिगेंड्स जब आएंगे तो लो एनर्जी ऑर्बिटल में वो जाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे जितना इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उतना इनकमिंग लिगेंड्स को रिपल्शन क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, इनकमिंग लिगेंड्स को रिपल्शन कम मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, इफ रीजन क्या है, देयर आर लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल। अगर आपकी T2G ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तब क्या होगा, देन देयर विल बी नॉट मच रिपल्शन will observed by the incoming ligand। जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन के लिए अटैच होना है आपके मेटल पे, उसके लिए ज्यादा रिपल्शन आपकी ऑलरेडी जो लिगेंड प्रेजेंट है उनसे उतना ज्यादा रिपल्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। जब ऑब्जर्व लिगेंड नहीं होंगे तो आसानी से जो इनकमिंग लिगेंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, यहां से जब एक्स आएंगे तो आसानी से वो यहां पे अटैच हो सकता है। ठीक है, x-1 इनमें ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो जितना T2G ऑर्बिटल में अगर 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल बनेंगे। EG ऑर्बिटल में अगर आपका इलेक्ट्रॉन होंगे तो लेबाइल बनेंगे। अगर T2G में आपका 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो आपकी इनकमिंग लिगेंड्स को रिपल्शन ज्यादा होगा, तो वो आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, लेबाइल होंगे, 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, लेबाइल होंगे, आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स आपका क्या रहेंगे, इनर्ट रहेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके लिए डी इलेक्ट्रॉन्स डी कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे अब हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इनर्ट बन सकता है। क्योंकि क्या है, देखो साइंटिस्ट अपने हिसाब से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को लेबाइल बना सकते हैं, कुछ अपने आप को वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और यहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होंगे। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहां पे एक कन्वेंशन रखा गया है। ठीक है, न्यू कन्वेंशन इज प्रपोज्ड। एक नया कन्वेंशन बनाया है कि डी ऑर्बिटल्स में किस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को हम लेबाइल कहेंगे, किसको हम इनर्ट कहेंगे। ठीक है, which concludes that if a complex is substituted
in less than 1 minute। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स में जो हमने पहले बताया था कि 1 मिनट से कम में अगर आपका लिगेंड सब्स्टिट्यूट होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, लबाइल कहेंगे। और अगर वो मोर देन 1 मिनट लेता होगा तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। Therefore, a new convention is proposed which concludes that if a complex is substituted in less than 1 minute, टेम्परेचर हमने कितना बताया था, 825 डिग्री सेल, इट इज labile, and if it takes more than 1 minute it is इनर्ट। अगर आपके कॉम्प्लेक्स 1 मिनट से ज्यादा लेता है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, इनर्ट है। अगर आपका 1 मिनट से कम लेता है तो आपका ये क्या है, लबाइल है। ये आपका डिफिनेशन है, या हम यहां से पता कर सकता है कि कौन सा आपका लबाइल हो सकता है और कौन सा इनर्ट हो सकता है। नाउ हम देखेंगे कि डी ऑर्बिटल्स electronic configuration for lability and inertness of complex। डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल आपका लबाइल है, कौन सा आपका इनर्ट है। तो सबसे पहले हमारा D0 है। D0 है मींस क्या है आपका, D0 में हमने कहा था कि अगर 3 से कम T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये D ऑर्बिटल है, ऐसे आपका EG ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, ऐसे आपका T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। अगर हमने कहा था T2G में 3 इलेक्ट्रॉन से कम रहेंगे तो वो क्या बनेंगे, लबाइल बनेंगे। तो ये क्या है, D0 आपका जनरली लबाइल होता है। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स EDTA के साथ, ठीक है, कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स EDTA साथ 2+, तो ये क्या है आपका 0 है, ठीक है, ये आपका 0 है, ठीक, माइनस आएंगे यहाँ माइनस, तो D0 आपका क्या रहेंगे, लबाइल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। D1 हमने कहा था 3 से अगर कम होंगे तो ये भी क्या रहेंगे, लबाइल रहेंगे। D2 ये भी 3 से कम है तो ये भी आपका क्या रहेगा, लबाइल रहेंगे। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन जनरली आपका लबाइल रहता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G 0 EG 0 रहेंगे। अगर इसकी बात करें हैं तो T2G 1 EG अभी इसमें 0 है, इसमें T2G 2 EG अभी आपका 0 है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो टाइटेनियम का है Ti टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है TiH2O6 3 पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पे अगर हम D2 की बात करें तो विनेडियम है, फिनेंथ्रीन है, ठीक है। अब हम D3 पे आते हैं। D3 पे हमने कहा था कि अगर आपका T2G ऑर्बिटल में 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपका क्या बनता है, इनर्ट बनता है। तो ये आपके क्या बनेंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G3 EG0 है, ठीक है, T2G3 EG0। एग्जाम्पल हम विनेडियम हेक्सा एक्वाविनेडियम कॉम्प्लेक्स 3+, ये इसका एग्जाम्पल है। नाउ आपका D4 सिस्टम है। D4 में आपका 2 कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, ठीक है, एक आपका हाई स्पिन बन सकता है, एक आपका लो स्पिन। अगर आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आता है T2G4 EG0 मींस ये आपका क्या बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। दूसरा आपका ये भी बन सकता है T2G3 EG1, एक EG में जा सकता है, ठीक है, या चारों इसमें रह सकता है, लो स्पिन में, हाई स्पिन में एक इधर जाएगा तो ये हाई स्पिन है। तो यहां 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन T2G में है तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका इनर्ट हो जाएंगे। इसमें EG में इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लबाइल हो जाएगा, ठीक है, T3, ठीक है। ऐसे
अगर हम इसकी इनर्ट की हम बात करें, D4 की एग्जांपल लेंगे तो क्या बनेंगे, आपका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CrCN6 4 नेगेटिव हेक्सासाइनोक्रोमेट का एग्जांपल है, इनर्ट बनेंगे। यहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कोई भी होगा वो आपका क्या बनेंगे, लेबेल बनेंगे। उसी तरह D5 की अगर हम बात करें, ये आपका D4 तक हो गया, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं D5 की, D5 में भी आपका दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। एक आपका T2G डायरेक्ट 5 बन सकता है, EG0 अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। दूसरा हाई स्पिन में आपका T2G में 3 रहेगा, EG में 2 रहेंगे। ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन में क्योंकि EG में इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका लेबाइल बनेंगे। यहां पे आपका T2G में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये आपके क्या बन जाएंगे, इनर्ट बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह D6 में भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पे भी आपका क्या हो सकता है, या तो लो स्पिन बन सकता है, T2G6 EG0 बन सकता है, ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। दूसरा आपका T2G4 EG2 बन सकता है, ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसमें EG में इलेक्ट्रॉन है तो ये सिंपली आपका डायरेक्ट लेबेल बनता है। इसमें सब क्योंकि 3 से ज्यादा T2G में इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका इनर्ट बनता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जनरली COF6 3 नेगेटिव है, D6 का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक इनर्ट बनेंगे, एक लेबेल बनेंगे। अब अगर हम D7 की बात करें, D8 की बात करें, D9 की बात करें, D10 की बात करें, तो इन सब में क्या है, इधर लो स्पिन में भी आपका EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, हाई स्पिन में भी EG में इलेक्ट्रॉन होंगे। जब EG में इलेक्ट्रॉन आता है तो ये क्या बन जाता है, लेबाइल बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन आपका लेबाइल बनेंगे, कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन आपका इनर्ट बनेंगे। थंब ऑफ रूल्स हमने कहा कि अगर आपका T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो लेबाइल बनेंगे। अगर T2G ऑर्बिटल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, D0 D1 D2, वो लेबाइल बनेंगे। अगर 3 या 3 से ज्यादा T2G में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपका बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे आपका वो बन जाएंगे आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपकी T2G ऑर्बिटल में होंगे उतना ज्यादा आपकी कॉम्प्लेक्स को क्या मिलेंगे, आपकी कॉम्प्लेक्स को वो ज्यादा रिपल्शन मिलेंगे इनकमिंग लिगेंड्स के लिए, ठीक है। तो ये है आपका कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट बन सकता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल बन सकता है। यहां से आपको फिर डी कॉन्फ़िगरेशन, डी इलेक्ट्रॉन को देखना है। D4 और D5 आपका डायरेक्टली क्या होंगे, D4 और D5 आपका वहां पे डायरेक्टली आपका हम कह सकते हैं कि वो इनर्ट बनता है, क्योंकि वो हाईली डिफ्यूज होता है। तो लिगेंड और D4 और D5 ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो इनर्ट बनता है। 3D की सीरीज में हमने कहा, तो इनको आपको ध्यान में रखना है कैसे हम और इनर्टनेस और लेबाइलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स को हम ढूंढ सकता है, निकाल सकता है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कौन कौन से फैक्टर हमारे लेबिलिटी या हमारे इनर्टनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करता है। थैंक यू।